मैं दौड़ इसलिए भी रहा हूँ क्योंकि अगर फ्री रहूँ, कुछ काम ना करूँ, तो ये हाथ पैर थकावट महसूस करते हैं। इसलिए सुबह उठते ही दौड़ शुरू हो जाती है और शाम तक तब तक दौड़ता रहता हूँ जब तक अंधेरा ना हो जाए, और बस इसी अंधेरे में अपने घर वापस आ जाता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में, और मैं हूँ विकास कुमार। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारे 12th क्लास के केमिस्ट्री और फिजिक्स के सैम्पल पेपर हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इन दिनों में सभी सैम्पल पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ। और जितने भी मैं यहाँ पर सैम्पल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ उनसे केवल एक ही अपेक्षा कर सकते हो आपके एग्जाम में, आपको हर क्वेश्चन उखाड़ फेंकना है। बस इसी टारगेट के साथ अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के पास इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं अपना जो सैम्पल पेपर 1 है भौतिक विज्ञान का, और इसी के आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 लिखा क्या है। इसमें दिया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 2 बिंदु आवेश प्लस 9e एवं प्लस e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित है। मैंने कहा 2 बिंदु है, एक 9e और एक e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश क्यों कहाँ रखा जाए कि वे दोनों बैलेंस हो, संतुलित अवस्था में हो। तो जिनके पास ये सैंपल पेपर है वो देख लेंगे, मिलान कर लेंगे क्वेश्चन का, ठीक है। और जिनके पास नहीं है या जो वीडियो में ही पढ़ रहे हैं वो मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको PDF वगैरह के माध्यम से ये सैंपल पेपर प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो फिलहाल चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो भाई इसका जो आंसर है, सबसे पहले जो जो चीज़ें इसमें दी हुई है उसको नोट करेंगे, उसी के बाद क्वेश्चन के आगे इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है भाई, यहाँ पर मैंने कहा एक तो है हमारे पास प्लस e 9e और एक है प्लस e, ठीक है। अब इससे 16 सेमी की दूरी पे चले गए, ये दोनों एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पे, ठीक। अच्छा जी, अब उसने कहा है कि कहा ये संतुलन अवस्था में होंगी। तो मान लो बिंदु O पे ये संतुलन अवस्था में होंगे, यहाँ बिंदु मैंने O ले लिया और कह दिया कि भाई इसी बिंदु पे ये क्या है, एक दूसरे के संतुलन अवस्था में है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। चलिए अब मुझे आप एक बात बताओ, मान लो मैं यहाँ से ये A मान लूँ क्या, ये B मान लो, ठीक है। इसको मान लो मैं x मानता हूँ और इसको मानता हूँ मैं 16 - x, ठीक। तो ये x और इधर का हिस्सा ले लिया मैंने 16 - x, टोटल डिस्टेंस है 16 सेमी। तो फिलहाल मुझे टोटल डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, मुझे केवल एक साइड का x लेना है और दूसरी साइड का 16 - x लेना है। आप समझ ही गए होंगे। भाई एक बात बताओ, जब ये जो पूरी दूरी है वो 16 सेमी होगी तो एक साइड की कितनी बची, 16 में से x घटा लो, क्योंकि आपको मैं एक साइड का x मानना ना, इसलिए, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, कूलॉम का नियम तो आपको पता ही होगा। तो कूलॉम का जो नियम होता है F = 1/4πε0 और Q1 Q2/r², सही है। तो F = आप इसका मान रखिएगा, इसको मान लो, ठीक है। एक बार इसके लिए निकाल लेंगे और एक बार दूसरी साइड के निकाल लेंगे। मैंने कहा दोनों साइड को निकाल दो और दोनों को आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दोनों मान निकाल दो और उठा के इनको बराबर कर दो, ठीक है। देखो अब एक काम करिए, इसको F ही रहने दो। तो 9 × 10 की घात 9, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10 की घात 9 और Q1 का मान 9e और गुणा Q2 का मान e और बटे, अगर मैं कहूँ r² तो बताओ r² की जगह क्या ले हो गया, आप इसको ले लो, आप क्या ले लो, इसको 16 - x ले लो, किसी एक साइड के लिए निकाल लो, 16 - x कर लो, ठीक है। या आप एक काम कर लो शुरू के लिए, तो पहले के लिए x² मान लो, पहली दूरी के लिए x², ये बात नंबर 1 कह दो, इसे F1 मान लो, ठीक है। इतना तो क्लियर।
तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 9 और 9e स्क्वायर और बटे एक्स स्क्वायर। ये बात नंबर 1 यहाँ मान लो। ठीक, चलिए अभी इसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर, इसके बाद जो आपको करना है यहाँ पर, अब लेंगे हम किसके लिए, जब दूरी का मान 16 माइनस एक्स हो। पुनः F2 बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और एक बार फिर से ले लेंगे। देखो तो F2 9 गुणा 10 की घात 9 और गुणा 9e और गुणा ये है e और बटे 16 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई सीधी सी बात है, 16 माइनस एक्स और आर का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करो। ठीक है, ये बात नंबर 2 होगी, बात नंबर 2। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप क्या करेंगे इसमें, आप केवल क्या करेंगे भाई, F1 बराबर F2 इन दोनों को कर लेंगे, बराबर कर लेंगे बस। अब F1 का मान ये रहा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 9e स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर ये 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 9e स्क्वायर और बटे 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, ये कट का सारा देखो सेम है। तो मैंने कहा 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये घात पे दोनों पे है कंबाइंड, यानी कि इसका होल स्क्वायर आप इसको कह सकते हो। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, इनका कर लो बस गुणा। तो मैंने कहा 16 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। अगर मैं कह दूं आपको कि इस क्वेश्चन को यहाँ आप कितने तरीके से सोल्व कर सकते हो, 2, तो वो कैसे कर सकते हो बताओ। ये तो एक काम करो, ये इधर भी स्क्वायर लगा हुआ, इधर भी, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दोगे और ये एक्स ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। देखो ऐसे 16 बराबर एक्स प्लस एक्स, तो 16 बराबर एक्स और एक्स 2x, तो 8 दूनी 16, एक्स का मान कितना आ गया 8 सेमी, ये आ गया। मैंने कहा 8 सेमी की दूरी पर ये दोनों क्या है, एक दूसरे की संतुलन अवस्था में है। सब कुछ क्लियर है, पूरा डायग्राम पूरा बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा आप यहाँ चाहो तो ये भी कर सकते थे क्या, ये जो 16 माइनस एक्स स्क्वायर है ऐसे a की 2 b की 2 माइनस 2ab, देखो 16 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 16 गुणा एक्स, 16 का स्क्वायर कितना हो 256 एक्स स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32 एक्स। ठीक, तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, और यहाँ क्या चल रहा है बराबर में, यहाँ चल रहा है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर धरा है माइनस का, और तो 256 और माइनस के 32 एक्स, बताओ कट का 0, तो माइनस के इधर आ गया 32, तो 32 एक्स हो गया प्लस का 256, तो एक्स बराबर आएगा 256 बटे 32, इसको भाग दोगे 8 बार, कटेगा ऐसे, या तो कर लो या ऐसे कर लो, तो जो भी तरीका आपके समझ में आ रहा हो आप उसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, फिर अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। का परिकलन करना, तो ये तो होगा ए, ये होगा आपका बी, और इसके मध्य बिंदु मान लो आप कोई ओ मान लो, चलो ओ मान लो। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के लिए निकाल लोगे तो इस साइड में निकाल लोगे, ये इस साइड में निकाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा चाहे इस साइड में निकाल लो या इस साइड में निकाल लो, खैर कुछ भी हो, पर ये बिंदु माइनस का और एक बिंदु प्लस का, तो मैंने कहा एक बिंदु पे तो रख लो आप माइनस क्यों आवेश, और एक पे रख लो आप प्लस क्यों आवेश, और बस, और क्या इसमें, और कुछ नहीं। अब जब बस सोल्व करना। अच्छा ये दूरी क्या है l, ये दूरी भी l, तो बच्चों इससे r दूरी पे, मैंने कहा इससे r दूरी पे यहाँ इधर को चले जाओ, ये कोई बिंदु क्या है P है, और हमें ना टोटल P का मान यही ज्ञात करना भाई, बिंदु P पे हमें E का मान निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमें बिंदु P पे E का मान कैलकुलेट करना। अच्छा दिख नहीं रहा, देखो इसको मैं यहाँ लिख रहा,
ई का मान यहाँ निकालना। अब एक बात बताओ, एक मैं तुम्हें छोटी सी बात अगर कहूँ कि कोई मुझे बताओ कि जब हम इस बिंदु के कारण वहाँ निकाल लेंगे तो हमें मान चाहिए इस दूरी के बीच का, और ये दूरी कितनी भाई, टोटल तो हो गई r, और इसका एक साइड होगा l, तो कितना रह जाएगा r माइनस l। बताओ इतनी बात आप सबकी समझ में आ रही है? मैंने कहा टोटल दूरी r और ये इतनी दूरी l, तो इतनी कितनी बचेगी r माइनस l, सीधी सी बात। अब इसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है r, और आगे कितनी l, तो r प्लस l, ये टोटल दूरी कितनी है r प्लस l। मैंने कहा जब b के लिए निकालिएगा, जब आप बिंदु b के कारण बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र का मान निकाल लोगे तो आप क्या करेंगे, तो दूरी के लिए लोगे आप r माइनस l, और जब आप बिंदु a के कारण कहाँ निकाल लोगे p पे, तो लोगे दूरी r प्लस l। अगर ये डायग्राम आपकी समझ में आ गया ना, तो बस आप इसमें कुछ नहीं करना, केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाना दो बार, एक बार बिंदु b के लिए और एक बार बिंदु a के लिए। ठीक, तो काम स्टार्ट कर लो बस, और क्या। देखो जरा, अगर मैं कहूं कि बिंदु किसके कारण, बिंदु b के कारण, देखो बिंदु b के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, पूरी बात ना लिखो, विद्युत क्षेत्र लिख लो। तो विद्युत क्षेत्र बिंदु b के कारण देखो क्या हो जाएगा, E1 मान लो, E1 बराबर ये होगा हमारा 1/4πε0, और भाई क्यों क्या है, प्लस क्यू बटे में क्या है r माइनस l, ये दूरी b के कारण r माइनस l है। ठीक है, बताओ बात समझ में आ रही है? स्क्वायर भी क्या, स्क्वायर भी तो लगेगा भाई। तो ये होगी बात नंबर 1। अच्छा, अगर कोई आपसे दिशा पूछने लगे तो दिशा के बारे में क्या बताओगे, बी से p की तरफ, और इसी प्रकार क्या कर लो, बिंदु के कारण निकाल लो। देखो बिंदु a के कारण, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, यहाँ एक चीज हमेशा ध्यान ये रखनी बच्चों, कि जब आप किसी भी बिंदु के कारण कहीं भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल ले हो, या एफ का मान निकाल ले हो, फोर्स निकाल ले हो, विद्युत बल, तो चिन्ह सहित मान रखेंगे। चिन्ह सहित का मतलब अगर ये माइनस का तो माइनस रखो, और प्लस का तो प्लस रखो। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी। तो यहाँ हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0, और भाई माइनस के क्यों बटे r प्लस l और उसका होल स्क्वायर। ये बात नंबर 2। कोई दिशा कहने लगे तो दिशा किससे है, a से p की तरफ, तो a से p की तरफ वेक्टर लगा लिया करो ऐसे। ये वेक्टर लगा रही ना कंबाइन, ये क्या बता रही है इनकी, ये बता रही है इनकी दिशा। ठीक है, ये इतना समझ में आगा। चलिए भाई, अब इसके बाद अगर कोई कहने लगे कि कुल कह दो, परिणामी कह दो, टोटल कह दो, है ना, तो कुल विद्युत क्षेत्र कुल E बराबर E1 प्लस E2, दोनों को उठा के जोड़ दो बस, और क्या करना। अब दोनों को जोड़ दो, देखो एकदम ऐसा है, अगर कोई बच्चा इसकी डेरिवेशन को एकदम हल्के से समझ के चल रहा ना, बहुत ध्यान के साथ समझ रहा, तो उसे तो एक बात सारी समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखो भाई, अब इसके बाद अगर मैं आपको कह दूं कि भाई E बराबर E1 का मान है 1/4πε0 और प्लस क्यू बटे r माइनस l और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे आप, ये प्लस है और E2 का मान में आ रहा है यहाँ माइनस, तो बच्चे इस माइनस को ले लो आप बाहर। तो मैंने कहा ये माइनस क्या, ये जो प्लस का निशान है क्या बढ़ जाएगा, माइनस बढ़ जाएगा। तो माइनस का 1/4πε0 और भाई क्यों बटे r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद कॉमन ले लेंगे। देखो ये तो सारा मैटर कॉमन आ रहा है भाई, 1/4πε0, यहाँ भी क्यों यहाँ भी है, तो बस भीतर केवल ये बचेंगे, बाकी चीजें कॉमन। तो 1/4πε0 और ये क्यों भी बाहर, और 1/r माइनस l और इसका होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l और इसका होल स्क्वायर। बताओ इतनी सी बात समझ में आ गई भाई। देखो क्यों और क्यों कॉमन ले लिया बाहर,
ऐसे ही 1/4πε0 ये भी कॉमन आ गया। तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 1, यहाँ भी 1 बचा, तो 1/, ये बच गया और 1/, ये बच गया। अब देखो इसकी कर लो परिपूर्ण, इसकी इधर, तो 1/4πε0 इधर जुगा तो वही, और ऊपर कर लो गुणा, तो r² - l² और इसका होल स्क्वायर, इसकी गुणा इधर करो, r + l का होल स्क्वायर माइनस r - l का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद 1/4πε0 क्यों, अब इसका खोल लो। आपने देखा होगा कभी 6ठी 7वीं 8वीं में जो इसका बीजगणित का एक फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, या a² + b² - 2ab, तो माइनस के लिए 2ab माइनस, और वहाँ प्लस के लिए दोनों जगह प्लस, ठीक है। ये तो भाई नॉर्मल सा फॉर्मूला है, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं। देखो तो r² + l² प्लस 2rl माइनस, ये माइनस चिन्ह सहित करेंगे हम, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, r² + l² माइनस 2rl, ठीक है भाई। तो बटे r² प्लस माइनस l² और उसका होल स्क्वायर। अब इसके बाद तो मुझे एक बात बताओ यहाँ साथ के साथ, अगर मैं तुम्हें साथ के साथ कह दूं कि जो r का मान है वो तो है बहुत ज़्यादा, किसकी तुलना में, l की तुलना में। तो बच्चों अगर एक संख्या का मान बहुत ज़्यादा बड़ा हो ना और दूसरे का मान बहुत कम हो उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में, तो जिसका मान कम है ना उसे हम नगण्य मान ले, उसे 0 मान ले, उसे छोड़ दें, ठीक है। पर इस काम को करने से पहले आप लोग वहाँ माइनस से गुणा कर लो, तो e बराबर 1/4πε0 क्यों r² + l² + 2rl माइनस r² माइनस, अब इस माइनस से गुणा अंदर कर रही है तो r में करोगे तो माइनस का r, अब प्लस माइनस माइनस l², अब माइनस माइनस प्लस 2rl, ठीक है, बटे r² माइनस l² और उसका होल स्क्वायर। अब देखो जो चीज कटेगी उसे काट दो, मैंने कहा जो चीज कटेगी उसे काट देंगे आप यहाँ, तो यहाँ स्क्वायर प्लस का माइनस का डिसमिस होगी। अब यार स्क्वायर प्लस माइनस दोनों ये भी कट गए, और 2rl दोनों प्लस के, तो ये हो जाएंगे 4rl। तो e बराबर 1/4πε0 क्यों, और ये हो जाएंगे 4rl बटे, अच्छा एक काम करो, r का मान है बहुत बड़ा, किसकी तुलना में, l की तुलना में। भाई इतनी सीधी सी बात तो, अगर मैं तुम्हें कहूँ इतनी सीधी सी बात तो यहाँ डायग्राम में भी दिखाई दे रही। अगर मान लो तुम्हारे पास ही r है और r का मान बहुत ज़्यादा है और l का मान बहुत कम है, अब जब l का मान बहुत कम हो और r का मान बहुत ज़्यादा हो, जब एक चीज़ का मान दूसरी चीज़ की तुलना में बहुत ज़्यादा हो ना, तो जिसका मान कम है और वो डिजिट उस स्क्वायर में भी रखी हुई है, ये गौर करने वाली बात है, इसे ध्यान रखियो। मैंने कहा अगर मान लो कभी तुम ये रख के बैठ जाओ 0, वो l का मान 0 यहाँ रख लो, यहाँ नहीं रखना, केवल कहाँ रखना है, केवल ये रखना होता है मैथमेटिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग, जहाँ आपका मान सरसरीकमा के रूप में आ रहा हो, मतलब सूत्र वगैरह बनना हो, स्क्वायर वगैरह आ रहा हो, ठीक है, घन वगैरह आ रहा हो, इस तरह की चीजें, यानी कि जो बीज गणित की सरसरीका बना रहा हो, ठीक है नहीं, तो ये है बात। तो केवल ये मान यहाँ होगा 0, तो l की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, बताओ होने की 4, तो 2 तो ये है ही, और 2 ये आ गया तो 4। देखो इस लाइन को समझे यहाँ शॉर्टकट, l की 0, जब l की 0 तो l तो खत्म, ठीक है। अब अच्छा कौन r, तो r की 2 तो ये 2, ये तो 4, ठीक है, एक r काट दिया, लो कितनी बच गई 3, इतना तो दिखाई भी दे रहा होगा बिल्कुल। देखो अब इसके बाद तुम मुझे यहाँ एक बात बताओ, e बराबर अगर मैं कह दूँ 1/4πε0 और भाई क्यों गुणा 2l गुणा 2r और बटे r की घात 3। देखो अगर मैं आपको कह दूं, अगर मैं आपको ये कह दूं कि 4 को मैं 2l तो ले रहा है यहाँ, और इस 2 दूनी 4 हो ना, तो 1 2 को ले रहा अलग,
तो क्यू की गुणा 12 में करेंगे और ये 2 और बटे r का घात 3। तो बताओ ये किसका मान हो? तो ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है क्यू गुणा 12। बताओ ये याद है क्या तुम्हारे? ये याद होना चाहिए। यहाँ मैंने कहा ये ध्यान होना चाहिए भाई, इसका ध्यान रखियो। तो देखो ई बराबर क्या हो जाएगा? फाइनल बच रहा ई बराबर 1/4πε0 और क्यू गुणा 12 का मान तो होगा पी, तो 2p और बटे r की घात 3। ये आ गया भाई तुम्हारा न्यूटन प्रति कूलम। इसी व्यंजक की हमें तलाश थी, और ये व्यंजक पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सैंपल पेपर में भी पूछ लिया गया। ठीक है, अब आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, और क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर क्या है, इसमें दिया है दो समान आवेशित कण ए व बी को समान त्वरित विभव से त्वरित करके एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराते हैं, जिससे वे क्रमशः R1 व R2 त्रिज्याओं की वृत्तीय पथों को पूरा करते हैं। ए बी के द्रव्यमानों को R1 व R2 के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए भाई इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसके जवाब में भी दे रखा। तो सबसे पहले हमें क्या करना, सबसे पहले हम ए के लिए निकाल लेंगे और फिर निकाल लेंगे बी के लिए। ठीक है, तो ए के लिए त्रिज्या क्या है? R1 है, और बी के लिए त्रिज्या क्या है? R2 है। तो दोनों का मान अनुपात में निकाल लेंगे। ठीक है, और द्रव्यमान उसने चेंज नहीं करे, द्रव्यमान क्या है? M1 M2 मान लो। तो देखो जरा, अगर इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूं तो तुम एक बात बताओ, हमारे पास ही एक कोई वृत्त है, एक क्या वृत्त ए है, यो एक वृत्त बी, एक बी इधर बना लो। चलो यहाँ लाइन खींच रहा है, और यहाँ बना लो वृत्त बी, ये बना लिया। ठीक है, देखो एक बात गौर करने वाली, जो ये भौतिक विज्ञान की क्वेश्चन होया करे ना, जब इन्हें आप पढ़ा करो तो आप कई बार पढ़ा करो। ठीक है, जब आप 1 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो ये जब समझ में आ जाए तो भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इतनी ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार पढ़ा समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ो। ठीक है, और तैयारी के इस दौरान ये निगेटिव लोगों से बच के रहा करो, क्योंकि निगेटिव लोग बड़े खतरनाक लोग हैं। ठीक है, एक बार अगर कोई कुछ कह दे तो उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन निगेटिव लोग आपकी सोच बदल देंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या थे कि हम तो यूं ही हो गए थे, बिना गाना लिखा था और बस हम तो पास हो गए थे। ये तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की उनकी साजिश होती है। गाना लिखने से कभी कोई पास नहीं हुआ करता। ठीक है, वो टीचर है, वो भी समझते हैं इस बात को। जो आपकी कॉपी चेक करेंगे तो कंप्यूटराइज चेक नहीं हो रही आपकी कॉपी, टीचर ही चेक कर रही है, और टीचर गाने पे नंबर नहीं दिया करते। कभी आप लोग ये सोच लो कि गाने लिख दिए, कुछ भी लिख दिया, नंबर मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये जो बच्चे आपको कहे ना कि गाना लिख दो और बस पास, ये आपको केवल मैनिपुलेट करने के लिए ऐसा कहते हैं, आपका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन इस बात में कोई रियलिटी नहीं होती। ठीक है, इसलिए भाई आप किसी की बात तो में ना हो, चुपचाप पढ़ाई करते रहो, बात खत्म। और निगेटिव लोग हैं तो उसका मतलब उससे अपने आप ही बच लो, या तो उसके सामने कोई जवाब ना दो, उसके साथ बहस ना करो। ठीक है, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो तो ये एक ए है और ये एक बी, तो मैंने कहा इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या मान लो R2, दोनों चीज़ों को साथ के साथ दिखा रहा मैं। देखो ठीक है, जो जो पर्सन में पढ़ रहा वही वही काम मैं यहाँ करता जाऊँगा। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन आपके सामने है भाई, तो जो जो यहाँ पर होता जाएगा वो आप करते जाएंगे। अच्छा एक चीज़ में बताओ, एक चीज़ तुम मुझे नो बताओ, जो अभिकेंद्र बल हो, जो अभिकेंद्र बल होता है इस तरह से, ये डायग्राम आपने बनाया था एक बार, जहाँ तक मुझे लग रहा, ये इस तरह का डायग्राम। जो अभिकेंद्र बल होता है वो होता है चुंबकीय बल के बराबर, और चुंबकीय बल भाई, चुंबकीय बल क्या होता है? क्यों वी बी। मैंने कहा अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। और सबको बहुत अच्छे से पता है एक बात, सबको बहुत अच्छे से एक बात ये पता कि जो अभिकेंद्र बल हो नहीं वो mv² और बटे r, और चुंबकीय बल क्यू वी बी। ठीक है, ये तो है वो क्यू वी बी। अच्छा एक चीज तो बताओ, अब ये mv², इसको तो मान लो आप 1 और त्रिज्या को मान लो 1, m1 को मान लो, एक बार देखो फिर से
आर का मान कितना रखेंगे, R1 और बराबर QVB, इसको मान लो बात नंबर 1। इसी प्रकार इसके लिए भी, इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा M2, क्योंकि 2 के लिए 2, मैंने कहा इसका द्रव्यमान M1, इसका द्रव्यमान M2, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है भाई, क्वेश्चन को तो पढ़ो, सारी चीजें क्या है, सेम है। तो सारी चीजें सेम के लिए बस द्रव्यमान M1 M2 मान लिया, बाकी सारी चीजें सेम कर रखी। अच्छा ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा M2 V² बटे R2 और बराबर QVB, ये बात नंबर 2। अब एक बात तो होगी हमारी R1 त्रिज्या के लिए और एक बात होगी हमारी R2 त्रिज्या के लिए। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं कह दूँ आपको M1 का मान, अगर मैं कह दूँ आपको M1 का मान, तो देखो यहाँ से M1 पे M2 को भाग देने पर, यानी कि अगर मैं कह दूँ ऐसे कर दूँ क्या, M1 बराबर QVBR1 बटे V²। ठीक है भाई, देखो ये बटे में तो उधर जाके आवा गुणा में, और इधर ऊपर है गुणा में, तो नीचे चला गया भाग में। इसको मान लो बात नंबर 1 और बताओ, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो और M2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ QVB और R2 बटे V², ये बात नंबर 2 यहाँ मान लो। ठीक है, अब समीकरण 1 को दूसरी से क्या कर दो, भाग कर दो, और जैसे आप भाग करोगे और भाई जो चीज मान निकल के आएगा वो इसका मान हो जाएगा R1 और R2 का, तो M1 भाग M2। अब मान धरो है, M1 का मान ये रहा QVB R1 बटे V² गुणा, अब इसका धरो QVB R2 और ऊपर चला गया V², तो V² से V² कैंसिल, बाकी सारे कैंसिल, तो M1 बटे M2 बराबर R1 बटे R2। लो भाई, ये मान पूछ रहा था वो सारे से आ गया। तो 1 सेकंड के अंदर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर अगले की बात करेंगे, टाइम तो बहुत हो लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में अगर आ गया तो इसके बाद आप, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की गति से घूम रहा है, तो परमाणु का चुंबकीय गुण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करिएगा आप, सबसे पहले इसमें आप क्या करिएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन पूछ रहा है। सीधी सी बात है, द्विध्रुव का मतलब होता है जिसके 2 ध्रुव हो। ठीक है, एक पॉजिटिव सिरा हो और एक निगेटिव सिरा हो। ठीक है, अच्छा केमिस्ट्री में HCl H2SO4 क्या ये भी द्विध्रुव है? हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए HCl द्विध्रुव है या नहीं, अगर है या नहीं तो ये बताना बात मुझे कमेंट करके। ठीक है, ये आपका होमवर्क में है क्वेश्चन। तो चुंबकीय द्विध्रुव मतलब चुंबक के 2 ध्रुव से चुंबकीय द्विध्रुव हो गए। चलो सीधा न्यूमेरिकल की बात कर लूँ। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन इतने मीटर की त्रिज्या कक्षा में घूम रहा, अपनी चाल से घूम रहा, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। इसको रब कर दो पहले, तो देखो आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या मतलब होता है? मैंने कहा कि जो इसकी सामर्थ्य है, याद आ रहा होगा कुछ कुछ बच्चों के, जो इसकी सामर्थ्य है छोटा m, याद है जिसकी सामर्थ्य थी वो क्या मान रखी थी, छोटा m और गुणा 12। देखो जैसे ये चित्र बनवाया था एक बार, ये चुंबक है, चुंबक का एक सिरा ये L होगा और दूसरा सिरा ये वाला L होगा। ठीक है, इधर एक M1 प्लस मान लो, एक M ऐसे मान लो, ये होगा भाई तुम्हारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। परिभाषा याद हो, ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अब आगे न्यूमेरिकल देखो, तो उसमें भी त्रिज्या का मान, अब भैया त्रिज्या का मान R बराबर कितना दिया, 5 × 10⁻11 मीटर। आगे दिया उसने V का मान 4, कितना दिया, 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। और वो तुम्हें कह रहा चुंबकीय आघूर्ण का मान बताओ, m का मान बताओ। अच्छा मेरे पास एक चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र ये भी है 1/2 EBR,
लो भाई 1/2 EVR, ये मैंने तुम्हें व्यंजक करवा भी रखा ऑफलाइन वाले बच्चों को, ठीक है। ऑफलाइन में मैंने तुम्हें ये व्यंजक करवा भी रखा है, और बस आपको इसी सूत्र में मान रख देना और बस कैलकुलेशन कर देनी, आगे आंसर निकल के एकदम हाथ में। तो मैंने कहा 1/2, ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19, वी का मान 2 × 10⁻6, आर का 5 × 10⁻11। अब काट लो बस, अब और क्या, 2 से 2 कट गया, 10 पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा ली, 5 दूनी 10, 2 आ गया, और 8 दूनी 16, ठीक है। कितना आगा ऊपर, 8 दूनी 16, 8 × 10⁻⁻19, और ये कितना हो जाएगा 19, और ये बच जाएगा हमारा कितना, 11 में से 6 गए तो बच गए 5, और ये बचेंगे माइनस के, क्यों, बड़ी संख्या माइनस की ना इसलिए। तो 8 × 10⁻, ये बच जाएंगे कितने, 10⁻⁻24। बताओ समझ में नहीं आई क्या बात। तो -19 और -5 कितने हो जाएंगे, 10⁻⁻24, और मात्रक लिख लो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा कैपिटल एम का मान। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पर टिप्पणी लिखो, व्हीटस्टोन सेतु, साइक्लोट्रॉन, अन्य ने प्रेरण गुणांक, वाट-इन धारा, भंवर धारा। चलिए एक बात बताओ, जो आपका व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है बताओ, व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो इस तरह का, मैंने कहा जो व्हीटस्टोन सेतु होता है ना, इसमें 4 प्रतिरोध इस तरह से जोड़े जाते हैं व्हीटस्टोन सेतु में, ठीक है ये, और बीच में लगा दो गैल्वेनोमीटर G, और एक कुंजी यहाँ लगा दो, और एक यहाँ बैटरी जोड़ दो, और एक कुंजी और लगा दो यहाँ से, ठीक है। इसका नाम धर दो K1, एक का नाम धर दो K2। ये A B C D, बच्चे जैसे यहाँ से करंट चलाया ना I, तो 2 घंटों में डिवाइड हो जाए I1, यहाँ चला गया I2। अब जितना इसमें है इतना इसमें है, जितना इसमें है मैंने कहा जितना इसमें है ना इतना ही नीचे, ऊपर वाली में दोनों में बराबर, तो I1 ही इसमें और I1 ही इसमें, ऐसे ही I2 नीचे और I2 ऊपर, दोनों इस तरीके से है, और घूम के फिर टोटल आई, तो सर्किट पूरा ठीक है। अगर सबके मैं नाम रख दो PQ RS, ठीक है। तो ये है व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु की अगर मैं बात करूँ तो इसकी मदद से क्या होता है, P/Q और बराबर R/S। मैंने कहा ये व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने एक ऐसा ब्रिज बनाया कि जिसमें हमें 3 प्रतिरोध के मान अगर ज्ञात हो तो चौथे प्रतिरोध का मान हम यहाँ ज्ञात कर लिया करेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे यंत्र इसके, ठीक है। तो ये है व्हीटस्टोन सेतु। अब किसने कहा है, साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन का मतलब पता क्या होता है, साइक्लोट्रॉन का मतलब होता है कि जब हम 2 डीज, आपकी बेसिक जानकारी के लिए बता दूं, आपने इस तरह के 2 डीज बनाए थे, डीज एक D1 एक D2, अगर आपको याद आ रहा हो। तो यहाँ आपने इसको किसको, किसी आयनों को, प्रोटोनों को त्वरित करने के लिए, बच्चों मैंने कहा अगर हमारे पास कोई बहुत सूक्ष्म है धनायन, ठीक है, या प्रोटॉन, तो इनको त्वरित करने के लिए, इनको एक्टिव करने के लिए, ठीक है, तो 2 D1 और D2 को संपर्क में रखा जाता है और उसमें प्रत्यावर्ती धारा भेजी जाती है, ठीक है नहीं। तो ये है साइक्लोट्रॉन। आगे इसने कहा भंवर धारा। भंवर धारा कैसी हो, भंवरा याद करो, भंवर धारा ईडी करंट, ठीक है। भंवर धारा मीन्स ईडी करंट होता है, उसका क्या मतलब बताया था मैंने आपको, कि जब हम किसी भी मोटर के अंदर करंट भेजते हैं ना, और मोटर जब घूमता है, ठीक है, तो तुमने देखा होगा थोड़ी देर बाद मोटर गर्म हो जाता है। तो वो जो गर्म होता है किसके कारण होता है, भंवर धारा के कारण। उसका मैंने आपको टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें लिखवा रखी है, आप वहाँ से नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वाट-इन धारा क्या है, यानी कि जिसमें कोस पाई का मान क्या हो भाई, 0 हो। मैंने कहा वाट-इन धारा, वाटलेस करंट, जब प्रत्यावर्ती धारा बहती रहे और करंट में शक्ति 6 का मान 0 हो, ठीक है, इसको कहते हैं वाट-इन धारा। अन्य ने प्रेरण गुणांक, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करवा रखा है।
तो ये हमारे सैंपल पेपर के क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट हुए। तो पहला सैंपल पेपर बच्चों हमारा एकदम धुआंधार तरीके से कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को लेके बच्चों आपका डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।